गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुशील कुमार परिश्रम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परिश्रम क्लासेज जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासेज शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत आपको प्रत्येक दिन 4 या 5 घंटे की लाइव क्लासेज मिलेगी। आप घर बैठे अपने शानदार नोट्सों का निर्माण कर सकेंगे। परिश्रम क्लासेज की ये जो लाइव क्लासेज हैं, ये छात्रों के लिए इस लॉकडाउन के अंदर निःशुल्क रहेंगी। परिश्रम क्लासेज का प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी हमारे छात्र थे, जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, इन दिनों अनुशासित में न रहते हुए घर के अंदर यूं ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कम से कम अपने 24 घंटों में से 3-4 घंटे स्टडी के साथ बिताएं, परिश्रम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के साथ बिताएं तथा अपने शानदार नोट्सों का निर्माण करें। मैं एक बार फिर आपको आगाह करना चाहता हूं कि धीरे धीरे ये कोरोना वायरस का जो असर है समाप्त हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे और वापस हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। इससे अच्छी स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि लोगों के अंदर एक नई भावना का संचार हुआ है कि अगर हम स्वच्छता के साथ या एक निश्चित जीवन यापन के साथ या जीवन के एक निश्चित दायरे में रहते हुए अपना जीवन यापन नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें ऐसे कोरोना वायरसों जैसे अनेक वायरसों के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। हो सकता है, जैसे मैंने कल आपको कालीबंगा सभ्यता बताई थी, कालीबंगा सभ्यता के बारे में केनेडी मोदी ने कहा था कि इस सभ्यता की समाप्ति संक्रामक रोग से हुई है। वही संक्रामक रोग वर्तमान में कोरोना वायरस के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने एक चुनौती बन के खड़ा है। तो मैं फिर आपको एक सूचित कर रहा हूँ कि आप अपनी निश्चित तैयारी बनाए रखें, अपने घरों में टिके रहें शानदार नोट्स। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका प्रत्येक दिन पॉजिटिव बीते, आप अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करें और आने वाले भविष्य की कंपटीशन एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार रखें। फिर आप सोचोगे कि आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें, लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, फिर सिंपल जीवन आ जाएगा, भर्तियाँ भी निकलेगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। इस समय भी जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई को नियमित रूप नहीं दे पा रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि भविष्य में वो अपनी पढ़ाई को नियमित रूप कभी नहीं दे पाएगा। आज अनेक ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर धुआंधार तरीके से अपनी वीडियोज़ का प्रचार कर रही हैं, वीडियोज़ डाल रही हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए अनेक प्रकार की तैयारियों के साथ मंचों का संचालन कर रही है। मैं फिर आपसे आगाह करता हूं कि अपनी तैयारी को बनाइए, मजबूत बनाइए। 4 घंटे इस लॉकडाउन के आप अपनी तैयारी को दे दो, आपके शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। कल हमने कालीबंगा सभ्यता की बात की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सभ्यताओं में बेस्ट इम्पोर्टेंट व कंपटीशन एग्जाम की तरफ से बेस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आज हम दूसरी सभ्यता की बात करेंगे जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मूल बात करेंगे हम गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की जो स्थान, जिस स्थान पर गणेश्वर सभ्यता मिली है उसका जिला है सीकर, और सीकर में इम्पोर्टेंट या जो निश्चित लोकेशन है वो मानी जाती है नीम का थाना। नीम का थाना एक कस्बा है सीकर जिले का, नीम का थाना वहाँ पे मानी जाती है। दूसरी बात करेंगे जिस पहाड़ी के आसपास ये मिली है, उस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले का एक कस्बा है खंडेला, जो संपूर्ण राजस्थान तथा संपूर्ण भारत भर में गोटे किनारी लंबा लंबी जड़ी बूटियों के लिए क्या है, फेमस है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, गोटे किनारे के लिए प्रमुख स्थान राजस्थान का कौन सा है, खंडेला। तीसरी बात करेंगे हम नदी। मैं बता चुका हूँ कि प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे आपको मिलेगी। इसकी जो नदी मानी गई है वो नदी मानी गई है कांतली। कांतली नदी की इंपॉर्टेंस बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की नदी मानी जाती है। कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर जिले से निकलने के बाद झुंझुनू जाती है, झुंझुनू में बहती हुई बाद में आगे चूरू, और चूरू तथा झुंझुनू की बॉर्डर पर क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता मिली है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर कांतली नदी की भूमिका की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की नदी है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद झुंझुनू में जाती है,
झुंझुनू के बाद में चूरू तथा झुंझुनू के बॉर्डर पर क्या हो जाती है, समाप्त या विलीन हो जाती है। कांतली नदी का भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद में इसकी हम तीसरी बात करेंगे, खोज। खोज की बात करेंगे तो दो व्यक्तियों ने इस सभ्यता की खोज की थी। एक का नाम है रतन चंद्र अग्रवाल या आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा अपना विजय कुमार। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस सभ्यता की खुदाई या खोज की थी 1977 तथा 1978 के अंदर। इस सभ्यता की अगर तीसरी बात करें, इस सभ्यता का प्रकार किस प्रकार की सभ्यता है, ताम्रयुगीन युगीन है, लोह युगीन है या अपनी कांस्य युगीन है। तो प्रकार में बात करें तो ये ताम्रयुगीन है। किस प्रकार की है, ताम्रयुगीन है। और कहते हैं कि 99% तांबा यहीं से मिला है। कहते हैं कि उस समय जितने भी तांबे के औजार मिले हैं सभ्यता के काल में 99% तांबे के औजार यहीं से मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया ताम्र संचयी। इस सभ्यता का नाम पड़ गया ताम्र जननी, और इसको ताम्र जननी राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत में कहा जाता है। इसके अलावा एक और देखेंगे, तांबा जिला राजस्थान में कौन सा कहलाता है, दूसरा ताम्र नगरी। ताम्र नगरी तो कहलाती है अपनी आहड़, और तांबा जिला अपना कहलाता है झुंझुनू। झुंझुनू तांबा जिला क्यों कहलाता है, झुंझुनू में एक स्थान इंपोर्टेंट खेतड़ी, और खेतड़ी से 10 किलोमीटर साइड में एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कॉपर प्रोजेक्ट। इस कॉपर प्रोजेक्ट की दो चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे स्थापना। इस कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना 9 नवंबर 1967 को हुई थी, तथा शुरुआत इस कॉपर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 1975 की, और इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। इस कॉपर प्रोजेक्ट के बारे में हम और भी बात करें तो इसकी संचालन करने वाली कंपनी का नाम है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी जो संचालन कार्य कर रही है वो HCL है। इसके अलावा देखो प्रोजेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो करती है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, एक होते हैं राज्य सरकार के द्वारा संचालित। कई बार राजस्थान के ही 4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से केंद्र द्वारा संचालित कौन सा है। अगर उसके अंदर खेतड़ी वाला आए तो कहां से संचालित है, केंद्र द्वारा संचालित है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर नमक निर्माण का भी एक सांबर क्षेत्र में सांबर साल्ट लेक प्रोजेक्ट, सांबर प्रोजेक्ट भी किसके द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा। दोनों ही प्रश्न बार बार पूछे गए। दोबारा देखो, तांबा जिला झुंझुनू है, खेतड़ी से 10 किलोमीटर दूर। केंद्र सरकार द्वारा कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना 9 नवंबर 1967 की गई थी, जिसका संचालन 5 फरवरी 1975 को शुरुआत या उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। मतलब इस तारीख के बाद में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। ये जो कॉपर प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगली बात करेंगे यहाँ के मकान, इस सभ्यता के मकान। इस सभ्यता के मकान थे वो पत्थरों से निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। थोड़ा सा ध्यान और देखना साथ में, इस सभ्यता का जो कालक्रम है ना, कालक्रम वो कालक्रम 2800 ईसा पूर्व है। मतलब इसको कालीबंगा से भी पुराना बताया गया। और 2800 ईसा पूर्व के अंदर जो काल चल रहा था वो नवपाषाण काल चल रहा था। और नवपाषाण काल चल रहा था ना उस समय, तो नवपाषाण काल में ईंटें नहीं थी, क्या थे, पत्थर थे। मतलब इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। और मैंने एक बात और भी बताई थी कि नवपाषाण काल के अंत में जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो धातु कौन थी, तांबा थी। तो दोनों चीजें आपको याद रह जाएंगी। इस सभ्यता में मकान पत्थरों के थे और इस सभ्यता में तांबे धातु का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की और भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी भी इसको कहा जाता है। नवपाषाणकालीन अगर स्थल पूछ ले तो वो भी गणेश्वर को माना जाता है। 2800 ईसा पूर्व इसकी यहाँ पर कहते हैं कि 2800 ईसा पूर्व ये प्राचीन मानी जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे बांध, कहते हैं कि यहाँ के बांध के भी अवशेष मिले हैं। और जो बांध मिला है वो भी किससे निर्मित बना है, पत्थरों से निर्मित
बांध भी मिला है। इसके अलावा इस सभ्यता की हम 3-4 और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो इस सभ्यता में मिले हैं मर्द भांड, और वो मर्द भांड मिट्टी से मिले बने हैं, जिसको कहा जाता है कसी कर्पण के नाम से जाना जाता है। और 2 प्रकार के मिले हैं ये, एक तो मिले हैं यहाँ से कुंडियां, और दूसरी यहाँ से अपने मिली हैं वो है तस्तरियां मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें हम औजार देखें तो देखो यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, फार से मिले हैं, सुई मिली है, चूड़ियां मिली हैं, बाणागर मिली हैं, तीर मिले हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। इस मछली पकड़ने के कांटे मिलने के आधार पर अनुमान लगाया गया कि उस समय कांतली नदी में पानी आता था, और इस सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय भी मछली पालन था। हालांकि मछली पकड़ने का कांटा इस सभ्यता से मिला है, और मछली पकड़ने के अगर औजार पूछ ले तो वो औजार अपने आहड़ सभ्यता उदयपुर वाली से मिले हैं, जो बनास नदी के किनारे स्थित है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देखो, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान की इंपॉर्टेंट सभ्यताओं में शामिल है। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग इसी में किया गया था। भारत के अंदर ताम्रजन्नी के नाम से ये सभ्यता जानी जाती है। इस सभ्यता के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। 2-3 इंपॉर्टेंट बात है, यह एक नवपाषाणकालीन स्थल भी माना जाता है। ये 3-4 तो इसकी इंपॉर्टेंट बात होगी। ये सीकर जिले के गणेश्वर, सीकर जिले के नीमका थाना नामक स्थान के पास स्थित खंडेला की पहाड़ियों के आसपास पाई गई थी। ये सभ्यता जहाँ पर पाई गई वहाँ पे एक नदी बहती है वर्तमान में, जिसका नाम है कांतली नदी। मतलब कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र के अंदर क्या है, ये नदी पाई गई थी। कांतली नदी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर प्रवाह की नदी मानी जाती है। कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू में आती है, और झुंझुनू में बहते हुए जो अपने चूरू झुंझुनू का बॉर्डर है वहां पर समाप्त हो जाती है। मतलब 2 ही जिलों में बहती है, और वर्तमान में तो सिर्फ ये एक ही जिले में बहती है। मतलब झुंझुनू में प्रवेश करती है। पिछले एक वर्ष लगातार बारिश होने के कारण कहते हैं कि ये झुंझुनू के लगभग मध्यवर्ती भाग तक ये नदी आ पहुंची थी। वर्तमान में इस नदी के अंदर बजरी के भंडार निकलने के कारण, भूमाफियाओं के द्वारा अनेक प्रकार की बजरी निकाले जाने के कारण इस नदी का आवागमन रुक चुका है। बाद में खोज की बात करें तो इस सभ्यता की खोज 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार के द्वारा की थी। प्रकार की बात करें तो ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ताम्रयुगीन क्योंकि 99% जो तांबे के औजार मिले या जो तांबा मिला है सभ्यताओं में, इसी सभ्यता के अंदर मिला है। ताम्र संचय कहा जाता है, और भारत के अंदर ताम्र जननी कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तांबा जिला झुंझुनू को माना जाता है, और तांबा नगरी आहड़े उदयपुर को माना जाता है। कि खेतड़ी के अंदर कोपर प्रोजेक्ट, खेतड़ी से 10 किलोमीटर साइड के अंदर कोपर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 को केंद्र सरकार के द्वारा, और जो कंपनी ने शुरुआत की थी उसका नाम था हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड या हिंदुस्तान तांबा प्रोजेक्ट, या कोपर कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है। राजस्थान में दूसरा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट कौन सा है, सांबर साल्ट लेक या सांबर झील के अंदर जो नमक निकाला जाता है। इसके अलावा बात करें तो इस सभ्यता के मकान पत्थरों से निर्मित थे, ईंटों की नहीं थी। कालक्रम देखें तो 2800 ईसा पूर्व प्राचीन मानी जाती है। कालक्रम के आधार पर देखें तो 2800 ईसा पूर्व लगभग नवपाषाण काल का अंतिम समय था। इस नवपाषाण काल के अंतिम समय में तांबा धातु काम में ली जाती थी, पाषाण काल का तो सिर्फ पत्थर काम में लिए जाते थे। तो इस सभ्यता का संबंध तांबा तथा पत्थर से रहा है। इसके अलावा अन्य धातुओं के संबंध में इस सभ्यता के लोग बिल्कुल ही अनजाने थे। यहाँ पर एक बांध मिला है जो किससे निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। मर्द भांड या बर्तनों की बात करें तो मिट्टी से निर्मित बर्तन थे, जिसे कश्यप करशन के नाम से जाना जाता है। कुछ मिट्टी की कुंडियां मिली हैं तथा कुछ मिट्टी की तस्तियां मिली हैं। औजारों की बात करें तो कुल्हाड़ी मिली है, लकड़ी काटने के फारसी मिले हैं, सुई मिली है, चूड़ियां मिली हैं, बाणागर मिली हैं, तीर मिले हैं तथा मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने के कांटे के आधार पर अनुमान लगाया गया कि
इस सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय मछली पालन था। मछली पकड़ने के जो औजार है वो कहाँ से मिले हैं? आहट सभ्यता उदयपुर से मिले हैं। धन्यवाद साथियों। 2 या 3 दिन के अंदर राजस्थान की सभी प्रकार की जो भी सभ्यताएं हैं उनको संपूर्ण करवा दी जाएंगी। उन सभ्यताओं की समाप्ति के पश्चात हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट या नया टॉपिक लेके आएंगे। राजस्थान के पुरातत्व लेख, अभिलेख तथा राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार तथा उनकी रचनाएं तथा उनके द्वारा लिखे गए अनेक ग्रंथ जिनके अंदर राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। ये नॉर्मल सी बातें पढ़ने के बाद जब इन बातों की हमें जानकारी रहेगी, हमारे मन के अंदर या दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट रहेगा, तो आगे की हम जितनी भी जानकारियां पढ़ेंगे वो पढ़ने में हमारे लिए क्या रहेंगी? सुगम रहेंगी। आसानी से उन सभ्यताओं, उन बातों को या आसानी से आगे आने वाले उन टॉपिकों को हम आराम से याद कर सकें। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखना, जितना भी पढ़ाया जाता है उसको क्लियर करते रहना, याद करते रहना, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए, राजस्थान में कौन कौन सा जिला कहाँ पे है याद होना चाहिए, कौन कौन सी सभ्यता कहाँ पर मिली है, इन सब बातों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। कहते हैं कि आप जब इन बातों को नॉर्मल याद रखोगे तो आने वाली बातों को आपके लिए चबाना नहीं पड़ेगा। आने वाले जो भी टॉपिक है चबाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ निगलना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल सी बातें जब आपकी भूमिका तैयार रहेगी तो वो बातें आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। इस परिश्रम क्लासेज के YouTube चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें तथा इसके टॉपिकों को आप शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों।